कि हर कोई आपको कहता होगा कि ग्रीन एनर्जी जो है वही भाई फ्यूचर है, ठीक है ना? ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है, भविष्य का जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि जब हम पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करते हैं, तो अगर मैं आज की बात करूं, मतलब आज 2025 चल रहा है, आज 19 तारीख है, 19 जून 2025। तो अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल या कहीं भी देखोगे तो जनरली लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई आपका ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है, बहुत सारी ईवी, सोलर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि किसको नहीं पता था कि ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है? ऐसा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर न्यूज़ चैनल वालों को पता है, सब कुछ है। अगर आप सारा न्यूज़ चैनल उठा के देखोगे तो हर कोई आपको यही कहता फिरेगा कि भाई सोलर ही लाइफ है, सोलर ही फ्यूचर है, ईवी ही फ्यूचर है, यही सब चीज़ आपको कहने और सुनने को मिलेगा, ठीक है ना? तो अब इसमें ये होगा कि भाई तुम आप कुछ स्टॉक्स खरीद लो और कुछ समय बाद बेच दो। देखिए, हर किसी चीज़ का एक ड्यूरेशन होता है, एक समय होता है, एक समय के बाद वो सारी चीज़ वेस्ट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोलर पैनल की बात करता हूँ, ठीक है? जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि सोलर पैनल 20 से 25 साल तक के लाइफ होते हैं। अब जो सोलर पैनल होते हैं उसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो आर्सेनिक और सिलिकॉन होते हैं, ठीक है? जो एनवायरमेंटल के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। करेक्ट? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है तो आपको जैसे पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्री का क्या उसको नहीं पता है कि फ्यूचर ग्रीन एनर्जी है? शेल कंपनी, जो शेल पेट्रोल आप भरते हो, क्या उन लोगों को नहीं पता कि क्या कहते हैं फ्यूचर ग्रीन एनर्जी पे ही है? तो क्या वो बेवकूफ़ हैं जो अभी तक शांत बैठे हुए हैं या फिर अपना बिजनेस कम नहीं कर रहे, साधारण से लगे हुए हैं, इसी तरह जो हो रहा है उस पे करते जा रहे हैं? बेसिकली जब आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कब आपको निकल जाना है। अगर इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर आप कह सकते हो पोर्टफोलियो बिल्डिंग इतना आसान होता कि एक न्यूज़ से हम सारा चीज़ कर लें और हम करोड़पति, अरबपति जो कुछ भी बनना चाहें आप बन जाएँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा-सा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अब आप एक बात समझो, ग्रीन एनर्जी का लीडर या बिज़नेस का प्लेयर, द रियल फेस ऑफ यूएसए के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। कि आप देखो कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करता है अमेरिका, या जियोपॉलिटिक्स जो इवेंट होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है? एंट्री इन पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड 15 से 16, इसमें क्या किया अमेरिका ने, अपना एक इमेज बनाया। 2015 में ओबामा ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। दुनिया के सामने अमेरिका ने खुद को क्लाइमेट का लीडर दिखाया। जैसे आप इस न्यूज़ चैनल्स पे भी आप देख सकते हो, जो आप व्हाइट हाउस का है, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने क्लियरली 12 दिसंबर 2015 को कहा कि हम भाई पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से आगे बढ़ने वाले हैं। इनका बेसिकली ये था कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऐसे गैस जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उन लोगों जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, कोयला हो गए, इन सबों का यूज़ करना हम कम करेंगे, ठीक है? यूज़ करना कम करेंगे, उससे क्या होगा, ओवरऑल नेट क्लाइमेट पे जो है, जो ओज़ोन लेयर फटते जा रहे हैं, उस पे हम कंट्रोल पा जाएँगे। मतलब हम कहीं न कहीं हीट एनर्जी को कम करने वाले हैं। बेसिकली उनका प्लान यही था, ठीक है? अब क्या हुआ, 2 दिसंबर 2015 में बराक ओबामा ने इसका इनिशिएटिव लिया, जो पेरिस में बेसिकली पेरिस में
एग्रीमेंट को 15 दिसंबर 2015 को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के दौरान एडॉप्ट किया गया था। उसके बाद 22 अप्रैल 2014 अर्थ डे को लगभग 175 देशों ने इस पर साइन किया। ठीक है, और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 195 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन पेरिस एग्रीमेंट के हिस्से हैं। ठीक है, अब अमेरिका का पर रोल समझो। 2014 तक लगभग हर देश, छोटा हो बड़ा हो, डेवलप्ड हो डेवलपिंग हो, वो लगभग सारा पेरिस एग्रीमेंट में जुड़ गया था, जिसमें आप यूएसए को भी जान सकते हो, इंडिया भी था, यूके भी था, रसिया भी था, ब्राज़ील भी था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबने ग्लोबल वार्मिंग को 2% सेंटीग्रेड से नीचे रखने का एक वचन दिया। ओके, अब क्या है कि जो द यूएस एंड चाइना, जैसे आप इस न्यूज़ पेपर के कटिंग में भी आप देख सकते हो कि 3 सितंबर 2016 का ये न्यूज़ कटिंग है। ओके, इसमें आप देख सकते हो द यूएस एंड चाइना टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन इमिशन हैव बोथ फॉर्मली ज्वाइंट एट द पेरिस ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट। ओके, अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि नवंबर 2016 को ओके ये एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्स में आता है और 4 नवंबर 2016 को इसका भाई अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप यूएस प्रेसिडेंट, उस समय की जो बराक ओबामा थे वो यूएस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस में 5 अक्टूबर 2016 में बहुत प्यार से बोला कि भैया हम अपने प्लैनेट को बचाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हो चुका था, दुनिया के सामने अमेरिका ने खुद को क्लाइमेट लीडर दिखा दिया। अब क्लाइमेट लीडर दिखा दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जैसे जो उनको कंपटीशन दे सकती थी, लाइक चाइना, रशिया, इंडिया, जो भी मतलब बड़ी-बड़ी कंट्रियाँ थी, वेनेज़ुएला, मतलब बहुत सारे कंट्रियों को इसने इसके अंडर ला लिया। अब क्या होता है कि 2016 के बाद ओके 2017 को मतलब 2000 फिर अब क्या होता है, यूएस में जैसे आपको पता है कि इलेक्शन हर 4 साल के बाद होते हैं। यूएस में भाई फिर से इलेक्शन होते हैं और अब जो जीत के आता है, जो इंसान जीत के आता है उसका नाम होता है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जिनकी गद्दी रहने वाली है 20 जनवरी 2017 से जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 तक। ठीक है, अब देखिए यहीं से इन लोगों का मेन काम चालू होता है। पहले इन्होंने क्या दिखाया, दुनिया के सामने अमेरिका ने खुद को क्लाइमेट का लीडर दिखाया, लेकिन अंदर से ये फॉसिल फ्यूल का लॉबी एक्टिव था। ओके, गोल था इंटरनेशनल प्रेशर में लीडर का इमेज बनाना, लेकिन अंदर से फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट चला देना। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 2017 में, मतलब इनका जो टेन्योर चालू हुआ 20 जनवरी 2017 से चालू हुआ, इन्होंने 5 अगस्त 2012 में पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर लिया। जैसे राउटर्स के आप न्यूज़ कटिंग भी देख सकते हैं, यूएस सबमिट फॉर्मल नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट पैक्ट। मतलब इसमें कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो चुपचाप इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाह रहे थे। पहले तो इन्होंने सारे कंट्री से एग्रीमेंट करा लिया कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, और शांति से 2017 में ये यहाँ से निकलने का प्लानिंग करने लगे। ठीक है, अब क्या था, बिजनेस के लिए मार्केट साफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से लेके 20 तक अपने बिजनेस के लिए सारे मार्केट को साफ कर डाला।
जून 1, 2017 को ट्रंप ने कहा पेरिस एग्रीमेंट एक इकोनॉमिक बर्डन है। ठीक है, एग्रीमेंट से एग्जिट होने का मतलब क्या होता था? फ्यूल रेगुलेशन से छुटकारा, कोल ऑयल गैस प्रोडक्शन फुल स्पीड पे काम करना, नो ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। अब अमेरिका खुद को फ्री मार्केट एनर्जी एक्सपोर्टर बनाना चाहता था। ठीक है, अब क्या है कि उस समय जो सबसे बड़ा मार्केट में इनका कंपटीटर था वो ईरान और वेनेजुएला था, जो भी आप कहते हैं। वो थोड़ा सा मैं बोलने में दिक्कत हो रहा है मुझे। नवंबर 2018 को, मतलब 5 नवंबर 2018 को अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऑयल सैंक्शन लगा डाले। ठीक है, तो आप इस न्यूज़ चैनल पे भी देख सकते हैं, न्यूज़ कटिंग पे भी, ईरान इज स्टिल एक्सपोर्टिंग, मतलब एक्चुअली स्टिल एक्सपोर्टिंग एज अ सैंक्शन डेडलाइन ऑफ द पासेस। मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने जो थे ईरान पे बेसिकली सैंक्शन लगा दिए थे। क्यों? उनका ये कहना था कि भैया ईरान आप जो है न्यूक्लियर नहीं बना सकते हो। तो 8 मई 2018 को जो आपका ईरान न्यूक्लियर डील था, जिसे JCPOA भी कहा जाता है, अमेरिका में ऑफिशियल बाहर निकाल दिया। उसके बाद नवंबर 2018 से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर फुल सैंक्शन लगा दिया गया। ठीक है, कहानी आप समझो। अब क्या थे भाई, मेरे एक कंपटीटर मैंने ख़त्म कर दिया, ईरान को ख़त्म कर डाला, उस पर ऑयल एक्सपोर्ट पे मैंने सैंक्शन लगा के, जिससे ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट था, जो 2.5 मिलियन बैरल पर डे था, वो गिर के लेस देन 1 बिलियन पे चल जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, ग्लोबल में ऑयल मार्केट की सप्लाई में एकदम शॉक लहर आया। ठीक है, अब इनका जो दूसरा टारगेट था वो वेनेजुएला था। इन्होंने 28 जनवरी 2019 पे शांति से इन्होंने उस पे भी सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, जनवरी 2019 PDVSA वेनेजुएला स्टेल ऑयल कंपनी पर सैंक्शन उन्होंने लगा दिया। जो डेट था 18 जनवरी 2019। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे भाई ये लगा दिया कि, मतलब कोई भी रीजन दे देते थे बेसिकली ये लोग। इन्होंने यहाँ पे रीजन ये दिया कि प्रेसिडेंट निकोलस माडोरा के खिलाफ प्रेशर था, इसके लिए इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिए। ठीक है, ईरान एंड वेनेजुएला जैसे ऑयल रिच कंट्री पर सैंक्शन लगा दिया, उनका ग्लोबल मार्केट से एक्सेस बंद हो गया। यूएसए ने अपने ऑयल एंड LNG दुनिया भर में बेचना स्टार्ट किया। यूरोप एशिया में एक्सपोर्ट सर्च किया। बिना कंपटीशन के यूएस ने हाई प्राइस पर एनर्जी बेची, ग्रीन का नाम पर ब्लैक गोल्ड का गेम किया। ठीक है, बात आप समझ रहे हो। अब क्या होता है, फिर समय बीतता है। जैसे आपको पता होगा यूएस में इलेक्शन का जो समय होता है भैया, वो होता है 4-4 साल का। ठीक है, अब क्या हुआ कि नवंबर 2020 में फिर से एंट्री किसकी होती है, अपने जो बाइडन की। बेसिकली जो बाइडन थे वो डेमोक्रेट से आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन से आते हैं। जो बाइडन जो है वो पेरिस एग्रीमेंट को, मतलब डेमोक्रेटिक्स वाले पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं और रिपब्लिकन उसके अगेंस्ट होते हैं। तो अब बेसिकली फिर से वही होना था कि अब इन्होंने इतने समय तक तो अच्छा खासा पैसा बनाया, अपने कंपटीटर पे सैंक्शन लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें की, अब दबा के पैसा बना लिया। अब क्या था इनको, अब इनके जो रिजर्व थे वो उन्होंने अच्छा खासा पैसे बना के भैया मुनाफा कमाया। तो एक बार मैं इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ इन्होंने क्या क्या कमाया। 2018 से 2020 में यूएसए बना टॉप ऑयल का एक्सपोर्टर। शैल ऑयल कंपनीज ने मल्टी बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। बाइडेन के आने तक यूएस का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फुली एक्टिव हो चुका था।
यह वो दौर था जब क्लाइमेट कंसर्न साइड में था और प्रॉफिट मैक्सिमम टॉप पर था। वापस फिर एग्रीमेंट में एंट्री जनवरी 2021 को। देखिए 2020 को आराम से आपके बाइडेन भैया जीत के आते हैं। 2021 को क्योंकि अब इनको अपना इमेज क्लियर करना था, इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में फिर से एंट्री की। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने ऑफिस आते ही पेरिस एग्रीमेंट में वापस एंट्री की। अब अमेरिका दोबारा दुनिया को कह रहा था, लेट्स लेट द क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन टुगेदर। ओके। अब मैं क्या बोलूं, यूएसए, देखिए यूएसए बहुत ही चालाक लोमड़ी है। यूएसए बेसिकली किसी का नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022 में बना, जो $400 बिलियन का क्लीन एनर्जी को पुश कर रहा था। अब आप उनका मेंटेलिटी समझो, प्रॉफिट मिल गया, अब ग्रीन एनर्जी का मास्क पहन लो और नए सेक्टर जैसे हाइड्रोजन, ईवी, सोलर में लीडरशिप बन जाओ। अब क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा कि भैया 4 साल का ही टेन्योर होता है। इन टेन्योर में अगर आप देखो तो जो बाइडेन भी कम नहीं थे, जो बाइडेन ने भी कम नहीं थे, और मतलब देखिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों कम नहीं थे। इनको बेसिकली सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहिए। जैसे 2018 में ईरान पे इन्होंने सैंक्शन लगाया, वेनेजुएला पे 2019 पे लगाया, 2022 में जो यूक्रेन वार है वो, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन को क्यों ढकेला गया वार में? बेसिकली जो सप्लाई थी नेचुरल रिसोर्सेज की रशिया के द्वारा पूरे कंट्री में, इसको रोकना था। 2011 में आपको पता ही होगा सैंक्शन लगा दिया गया था सीरिया के ऊपर। नॉर्थ कोरिया पे 2006 में लगा दिया गया था क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर बना दिया था। क्यूबा में 1962 में इन लोगों ने क्या कहते हैं, सैंक्शन लगा दिया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 20/2025 को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और पेरिस एग्रीमेंट से वापसी का आदेश दे दिया। बाइडेन भैया वापस गए थे, अब ये भैया फिर से निकल रहे हैं, पता ही है आपको। फिर अब क्या है कि 27 जनवरी 2025 को ऑफिशियल यूएन के पास फॉर्मल नोटिफिकेशन जमा कर दिया गया है। 27 जनवरी 2026 तक यूएसए पेरिस एग्रीमेंट से प्रभावित रूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आप समझो कि बेसिकली जो यूएसए है वो किसी का नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएसए ने ठगा नहीं। बात यही है, यूएसए बेसिकली चाहता क्या है हमेशा, बेसिकली इसका 2025 से अगर 35 तक हम देखें कि टारगेट क्या कर रहा है, तो पहला तो ग्लोबल ग्रीन एनर्जी का लीडर बनना चाह रहा है, जिसमें वो पेरिस एग्रीमेंट और क्लीन टेक एक्सपोर्ट का यूज करेगा। फिर उसका जो दूसरा टारगेट है वो ईवी प्लस बैटरी मार्केट में चाइना को हराना, जिसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल चेन कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाएगा वो। फॉसिल फ्यूल से भी पैसा बनाना, ऑफ कोर्स शेल ऑयल, एलएनजी एक्सपोर्ट, यूपीईसी राइवल्स के थ्रू। अब क्या है, इसका और टारगेट है एलाइज टू टेक एंड एनर्जी के थ्रू कंट्रोल करना, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप एंड सैंक्शन ग्रांट्स। फिर इसका और क्या टारगेट है, डेटा एंड क्लाइमेट का मिलन, इसके लिए एआई फॉर क्लाइमेट कंट्रोल टूल्स एंड डिजिटल का ये इस्तेमाल करने वाला है। बेसिकली हमें जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम करते हैं, मतलब जब बिल्ड करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कब एंट्री करना है और किस ईयर में निकल जाना है। जैसे जब कभी भी बाइडेन की सरकार बने तो भैया हमको एंट्री करना है, जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया की सरकार बने तो हमको भैया निकल जाना है। कहने का मतलब ये है कि जब डेमोक्रेटिक की सरकार बने तो एंट्री करना है, और जब रिपब्लिकन की सरकार बने तो एग्जिट करना है। ये इतिहास है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जनरली इतिहास यही कहता है। तो बेसिकली अमेरिका जो है वो पूंजीवाद है,
उसको दुनिया से घंटा मतलब नहीं, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसका क्या जा रहा है, किसका क्या नहीं जा रहा है। बेसिकली आपको क्या लगता है, रशिया, ईरान, ये सब से इसका कोई कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी लोग हैं भाई, सबको मारते फिरेंगे। इनको अपने प्रॉफ़िट से मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया। चलिए इसके साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ। हम लोग धीरे-धीरे पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट पे आगे बढ़ेंगे और ये बस एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा कि बहुतों तक ये वीडियो जाए जितना आप लोग कर सकते हो। धन्यवाद।